हेलो बच्चों, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप सारे के सारे? होपफुली आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया है और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो एक बार हम फिर से जुड़ चुके हैं इस फैंटेस्टिक लर्निंग प्लेटफॉर्म के थ्रू जिसका नाम है वेदांतु पंजाब। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपकी +2 बायोलॉजी का जो बोर्ड एग्जाम है उसकी रिवीजन सीरीज के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का हाफ पोर्शन कवर किया था। होपफुली आपने वो लेक्चर देख लिया होगा। आज हम कंटिन्यू करेंगे और इसको आगे कवर करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर अतुल, मास्टर टीचर एट वेदांतु लर्निंग सेंटर पटियाला। तो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। हाँ, एक और चीज़, अगर आपको लेक्चर बेहतरीन लग रहे हैं, आपको चीज़ें फ़ायदे के लिए लग रही हैं, तो हमारी इनकरेजमेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर को शेयर करें अदर स्टूडेंट्स के साथ, सो दैट ये बेनिफिट उनको भी मिल पाए। तो चलते हैं आगे। लास्ट क्लास में मैंने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल बात कर ली थी बच्चों। डीएनए आरएनए के बीच में जो कंपैरिजन था उसके बारे में बात कर ली थी। वॉटसन एंड क्रिक का जो डीएनए का मॉडल था उसके बारे में बात कर ली थी। पैकेजिंग ऑफ डीएनए के बारे में हमने बात कर ली थी। डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इसके लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट थे। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, एवरी एक्सपेरिमेंट, हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट, वो कंप्लीट किया। डीएनए रेप्लिकेशन आज हम शुरू करने वाले हैं, बट डीएनए रेप्लिकेशन का मोड सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसके लिए मेसेल्सन एंड स्टाहल का जो एक्सपेरिमेंट था वो भी कवर किया। एक बार हल्के से दोबारा से फिर सेमी कंजर्वेटिव मोड क्या होता है उसका हल्का सा क्विक आपको नोट देता हूं, फिर अपन आगे चलते हैं। तो बच्चों, डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए हम जान ही चुके हैं, हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स हैं। जब डीएनए रेप्लिकेशन होनी होती है, ये दोनों स्ट्रैंड्स के बीच जो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो तोड़े जाते हैं, एग्री, और इन दोनों को खोला जाता है। फाइन। अब जब ये स्ट्रैंड्स खुलते हैं, मैं आपको अभी तो यही बता रहा हूं कि पूरा का पूरा दोनों स्ट्रैंड्स खुल गए, बट हम जब डीएनए रेप्लिकेशन में एंटर करेंगे हम बताएंगे दोनों स्ट्रैंड का सारा हिस्सा एकदम से नहीं खुलता है। इस स्टेप को बोलते हैं डीनेचुरेशन किताबों के हिसाब से, बट डीनेचुरेशन टर्म यूज करी जाती है प्रोटीन के लिए। अगर मैं डीएनए के लिए बात करूं तो मेल्टिंग ऑफ डीएनए इज मोर अप्रोप्रिएट वर्ड। तो ये रहा आपका 5 to 3, 3 to 5। ऑब्वियसली डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर सीक्वेंस रहेगा। लेट्स से हम रैंडमली ए जी जी टी और टी मेंशन करते हैं, तो दूसरे वाले पे कॉम्प्लीमेंट्री टी 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 जी ए। तो जो नया स्ट्रैंड बनता है डीएनए का, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब यही है कि पुराना स्ट्रैंड जो है, जो पेरेंटल स्ट्रैंड है, उसको एज अ टेम्पलेट, एज रेफरेंस यूज किया जाएगा। इसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसका इस्तेमाल किया जाएगा और उसी के ही कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा। हमेशा जो डीएनए की पॉलीमराइजेशन होती है वो 5 to 3 डायरेक्शन में ही होती है, क्योंकि हमेशा नया न्यूक्लियोटाइड 3 एंड पे ही ऐड होता है। तो आपके पास इस तरह से 5 to 3, अगर टी है तो सामने होगा ए जी टी सी टी, और ये दूसरा पेरेंटल स्ट्रैंड, इसके ऊपर 5 to 3 डायरेक्शन में ऐसे डीएनए सिंथेसाइज होगा, ए जी जी सी टी। तो सेमी कंजर्व करने का मतलब, जब एक डीएनए अपने आप को डबल करता है तो वो 50% अपने आप को कंजर्व करता है, जिसका मतलब ये हुआ ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से जो 2 नए डीएनए बने उसमें 50% पेरेंटल स्ट्रैंड है एज इट इज, आधा उसने अपने आप को एज इट इज कंजर्व किया है, और बच्चों 50% नया है। ठीक है, तो एक डीएनए से जब 2 डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे तो हाफ ऑफ डीएनए में पेरेंटल ही स्ट्रैंड होगा और हाफ नया डीएनए बनेगा, माने एक स्ट्रैंड जो नया बनेगा वो नया वाला होगा। करेक्ट, दिस वाज सेमी कंजर्वेटिव मोड। इसका एक्सप्लेनेशन या इसकी एक्सपेरिमेंटेशन अपन ने कर ली थी। अब मैं प्रोसेस पे मूव करता हूं, डीएनए रेप्लिकेशन। मेरे पास डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। जल्दी से उन रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। अच्छा, अगर मैं यूकैरियोटिक बैच सेल की बात करूं तो हम जानते हैं सेल साइकिल, सेल डिवीजन में हमने स्पेसिफिक फेज पढ़ा है, सिंथेटिक फेज, एस फेज। इस दौरान डीएनए रेप्लिकेट करता है, करेक्ट।
और अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात कर रहा हूं मेरे बच्चे, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल में सेल साइकिल, सेल डिवीजन के इवेंट्स एज इट इज अप्लाई नहीं होते, वो सिर्फ यूकैरियोटिक पे होते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक सेल में एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, किसी स्पेसिफिक फेज में डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता है। डन? ओके। अब क्या डीएनए की रेप्लिकेशन रैंडमली कहीं से भी शुरू होती है, कोई पर्टिकुलर लोकेशन है? तो आप अपनी किताब उठा के देखेंगे एनसीईआरटी में, उसमें मेंशन करा हुआ है ओराई, ओराई, origin of replication. Ori is origin of replication. पूरे जीनोम में कुछ स्पेसिफिक एरिया जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। अगर मैं बैक्टीरिया सेल की बात करूं, बैक्टीरियल सेल में हम जानते हैं देयर इज सर्कुलर डीएनए मेड अप ऑफ सिंगल क्रोमोसोम, और बैक्टीरियल जीनोम में देयर इज ओनली सिंगल ओराई, एक ओराई है। और अगर मैं ये प्रोकैरियोटिक की बात करी, और अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूं तो भैया लीनियर डीएनए है हमारा, और हमारे डीएनए में एक नहीं, एक से ज़्यादा, जैसे मैंने ये देखिए ये मेंशन कर दिया। यूकैरियोटिक में जैसे मैं अपनी बात करूं, हमारे में तो थाउजेंड्स ऑफ ओराई है, थाउजेंड्स। ठीक? तो प्रोकैरियोटिक सेल में देयर इज ओनली वन ओराई, यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे होते हैं, ह्यूमन में तो ये इवन थाउजेंड्स में है। डन? 80 रिच एरिया होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में। दूसरा पॉइंट 80 रिच, क्योंकि हम जानते हैं एडेनिन और थाइमिन के बीच में सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू जी और सी में जिसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो ओराई इज रिच इन 80। नंबर 2, आपको जब डीएनए रेप्लिकेट करना है बेटा, पेरेंटल स्ट्रैंड के हिसाब से आपको नए स्ट्रैंड पे क्या लगाने हैं? न्यूक्लियोटाइड्स, ऑब्वियसली न्यूक्लियोटाइड्स, बट वो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए के राइबो न्यूक्लियोटाइड्स आपको पता ही है, डीऑक्सी, डीऑक्सी मेंशन करना जरूरी है डीएनए के लिए। डन? तो वी हैव डी एटीपी, डीऑक्सी जीटीपी, डीऑक्सी सीटीपी एंड डीऑक्सी टीटीपी। करेक्ट? एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है along with working as substrate, यही सबस्ट्रेट्स की तरह यूज होंगे, इन्हीं का इस्तेमाल किया जाएगा डीएनए बनाने के लिए। along with working as substrate they are also used as energy source। इसका मतलब ये बताना चाहती है एनसीईआरटी कि यही न्यूक्लियोटाइड डीएनए की रेप्लिकेशन के दौरान यूज होते हैं, और ये सिर्फ यूज नहीं होते, अपनी बाइंडिंग के लिए, अपनी रेप्लिकेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ये भी ये खुद अपने आप प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए हमने पहले उनको क्या किया है? एटीपी में कन्वर्ट किया, जीटीपी में कन्वर्ट किया। अदरवाइज तुम जानते हो न्यूक्लियोटाइड तो क्या है? डीऑक्सी एएमपी। तो मैं एटीपी का मदद लेके एटीपी के जो 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट हैं वो इसको सप्लाई करता हूं और मैं बना देता हूं डीऑक्सी एटीपी। तो मुझे एटीपी का इस्तेमाल करके पहले इनको चार्ज करना पड़ा, यही अब सबस्ट्रेट की तरह भी यूज होंगे और साथ के साथ ये एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमने एटीपी की मदद से इनको एनर्जी सप्लाई करी थी। नंबर 2, तीसरी चीज है बच्चे मेरे पास वैरायटी ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स का एज इट इज नाम नहीं मेंशन किया हुआ है, बट हमें कुछ एंजाइम्स की एक्टिविटी जाननी पड़ेगी, तभी मैं डीएनए रेप्लिकेशन को आगे कंटिन्यू करवा पाऊंगा। अब सबसे पहला है मेरे पास हेलिकेस। हेलिकेस, अब हेलिकेस का मतलब ये मेरे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ा हुआ है। लेट्स से मैंने यहां पर ओराई मेंशन किया, तो डीएनए हेलिकेस जाएगा, इस ओराई के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ेगा और डीएनए को खोलेगा। तो कुछ ऐसा सा, और लेट्स से ये बिल्कुल कोने पे है, ओराई बिल्कुल कोने पे है, तो क्या होने वाला है ये ध्यान दें। यस, कुछ ऐसा सा 3 to 5, 3 to 5,
ये देखिए इस एरिया में डीएनए का स्ट्रैंड ओपन अप हो चुका है, डीएनए हेलिकेस, ये नॉर्मली हेलिकेस मेंशन करते हैं, ठीक है। और ऐसा करने से आपके पास एक वाई शेप स्ट्रक्चर आता है, दिख रहा है आपको ये वाई शेप स्ट्रक्चर? बेटा इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉक, रेप्लिकेशन फॉक। ये आ गया बेटा जी हमारा हेलिकेस, डीएनए को ओपन अप करेगा। दूसरा एंजाइम है मेरे पास पुत्र प्राइमेज। अच्छा, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ऐसा डीएनए पॉलीमरेज नहीं है जो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सके। डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ रेप्लिकेशन की प्रोसेस को आगे इलोंगेट करता है, स्टार्ट नहीं कर सकता। इसके लिए बेटा हमें चाहिए एक प्राइमेज। दिस प्राइमेज इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज मतलब डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल करना, इसके लिए ये डीएनए डिपेंडेंट हुआ। और डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर आरएनए का, उसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का छोटा सा एक प्राइमर ऐड करना, कुछ ऐसा सा होता है, ध्यान दे। लेट्स से ये तेरा रेप्लिकेशन फॉक है, दिस इज 3 to 5। तो जो भी यहां पर सीक्वेंस रहा होगा, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रहा होगा डीएनए के ऊपर, उसका इस्तेमाल करके प्राइमेज आएगा और यहां पर छोटा सा एक आरएनए का मॉलिक्यूल लगा के जाएगा। इस ग्रीन कलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा जी प्राइमर, आरएनए प्राइमर 5 to 3, 5 to 3। जब ये छोटा सा प्राइमर ऐड हो जाएगा, प्राइमिंग माने टू सपोर्ट समवन, टू हेल्प समवन, प्राइमिंग माने स्टार्टिंग के लिए। तो यहां पर अब डीएनए पॉलीमरेज आएगा और इसके आगे प्रोसेस को इलोंगेट करना शुरू कर देगा। डीएनए पॉलीमरेज कभी भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकता। अब बच्चों ध्यान देना, दो स्ट्रैंड्स हो गए आपके पास, 3 to 5 ये पेरेंटल स्ट्रैंड है। इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट। ये टेम्पलेट है, मैंने पहले भी शब्द यूज किया था, टेम्पलेट का मतलब जिसका हम इस्तेमाल करेंगे एज रेफरेंस। ये वाला स्ट्रैंड 5 to 3 ये पहले बनना शुरू होता है, नया वाला। तो लीड का मतलब क्या होता है? आगे आगे चलना। तो ये है लीडिंग स्ट्रैंड जो नया बन रहा है और ये उसका टेम्पलेट है। तो हम ये व्हाइट वाले को बोलेंगे ये लीडिंग स्ट्रैंड का टेम्पलेट है, और ये जिसके ऊपर ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर बनने शुरू हुआ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड। और लीड का मतलब है ये पहले बनना शुरू होता है। ओके, वेराज ये जब तुम इस दूसरे स्ट्रैंड की तरफ बात करो, देखो इसकी पोलैरिटी क्या है? 5 to 3। जो नया डीएनए बनेगा उसकी पोलैरिटी हमेशा क्या होगी? 5 to 3, वो इस डायरेक्शन में होगा। तो बेटा जैसे जैसे डीएनए खुलता जाएगा ना, यहां पर बार बार प्राइमर ऐड करने पड़ेंगे। लेट्स से मैंने यहां पर 2 प्राइमर ऐड कर दिए, यहां पर एक बार प्राइमर ऐड कर दिया, फिर 5 to 3 कंटिन्यू चलता जाएगा, चलता जाएगा। पर इस केस में यहां पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे तुम डीएनए खोलते जाओगे आगे का इवेंट आता जाएगा तो नया नया प्राइमर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी पोलैरिटी 5 to 3 है। तो इसके ऊपर नया डीएनए तो हमेशा इस पोलैरिटी में ही बनेगा जिसको 5 to 3 मेंशन करा जाएगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो दिस इज योर 5 to 3, 5 to 3 छोटे छोटे प्राइमर जो बार बार ऐड करने पड़ेंगे। अच्छा, एक बार प्राइमर ऐड हो गए, अब तेरे पास तीसरा एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, और नाम काम के हिसाब से कैसे मेंशन किया जाता है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो मैं वाइट कलर यूज करता हूं, तो यहां पर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज लगेगा और आगे की प्रोसेस को क्या करेगा? कंटिन्यू। ठीक है, और यहां देखिए, यहां बार बार लगना पड़ेगा, बार बार लगना पड़ेगा इस तरह से। अब ये वाला स्ट्रैंड, इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड
टेम्पलेट, लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट, ये टेम्पलेट है और इसके ऊपर जो नया बना वो क्या होगा, लैगिंग स्ट्रैंड। तो बेटा इसको बोलते हैं हम लीडिंग, क्योंकि इसकी सिंथेसिस पहले शुरू होती है। जब इसकी सिंथेसिस इतनी की हो चुकी होती है तब जाके यहां पर पहला प्राइमर लगता है और डीएनए सिंथेसिस यहां पर कंटिन्यू बाद में होती है। पीछे पीछे मतलब आगे आगे इसकी सिंथेसिस होती जाएगी, पहले पहले पहले, बाद साथ साथ फिर ये सिंथेसाइज होने लग पड़ेगा। इसका नाम है लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, होपफुली इतना तुम्हें क्लियर हुआ। करेक्ट, दिस इज लीडिंग स्ट्रैंड और दिस इज लैगिंग। और पेरेंटल स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे, उनके टेम्पलेट, उनके टेम्पलेट। करेक्ट, फाइन जी, फाइन जी, फाइन जी, होपफुली क्लियर हो रहा है। चौथा एंजाइम है मेरे पास गायरेस। बैक्टीरिया के केस में गायरेसिस बोल दिया जाता है, हमारे केस में टोपो आइसोमिरेज, गायरेसिस और टोपो आइसोमिरेज। टोपो आइसोमिरेज गायरेस का काम क्या होता है, ध्यान दें, ये यहां पर कहीं लगेंगे, रेप्लिकेशन फॉर्क के इस तरफ, आगे की तरफ, इस तरफ लगेंगे। बेटा जैसे जैसे तेरा डीएनए खुलेगा, तो तेरा डीएनए तो हेलिकल स्ट्रक्चर था, दो धागे थे जो आपस में लिपटे हुए थे। जब तू एक तरफ से धागा खोलेगा, रेप्लिकेशन फॉर्क बनाएगा, तो तुझे नहीं लगता जो आगे वाला हिस्सा है उसमें जो कॉइल थी वो ओवर हो जाएंगी, कॉइलिंग बढ़ जाएगी। तो टोपो आइसोमेरेज का काम होता है कि जैसे जैसे डीएनए खुलता जा रहा है तो आगे वाले हिस्से में हेलिक्स या कॉइल्स ज्यादा ना हो जाएं, तो ये आगे वाले हिस्से में कॉइलिंग को कम करता है, ओवर कॉइलिंग को प्रिवेंट करता है। डन। अच्छा, फिर है मेरे पास अगले एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। अब इनका काम समझिए, ऐसे बेटा यहां पर लगेंगे ये, ऐसे देखो, जब तूने डीएनए को खोला है, तेरा डीएनए का डायमीटर कितना था, ज्यादा कितना ही मेंशन किया था जब हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा है, इट इज ओनली 20 एंगस्ट्रॉम, बहुत कम है। तो डीएनए को जब तुम थोड़ा सा खोलते हो, वो दोबारा से फिर कॉम्प्लीमेंटेरिटी की वजह से दोबारा से फिर रीअनील होना चाहता है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का काम होता है जब तक इनके ऊपर नया डीएनए बनना शुरू ना हो जाए तो पेरेंटल स्ट्रैंड समय से पहले ही अपने साथ कॉम्प्लीमेंटेरिटी की वजह से रीअनील ना हो जाए, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। करेक्ट। तो ये मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है जिनके काम के बिना डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो सकती। फाइन। अच्छा, अब एक लास्ट देखते हैं समरी फॉर्म में कि डीएनए रेप्लिकेशन में कैसे एंजाइम्स की अलग अलग इन्वॉल्वमेंट थी। ठीक है, तो ये बच्चे तेरा आ गया हेलिकेस, एग्री करते हो? हेलिकेस ने क्या किया, डीएनए ओपन अप किया, आगे वाला हिस्सा तो अभी भी क्या है, डबल स्ट्रैंडेड, 3 to 5, 3 to 5। करेक्ट। ओके, दीज आर SSBs, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है, ये आगे तेरे SSBs। अच्छा, यहां कहीं मैंने क्या मेंशन किया, टोपो आइसोमिरेज। ठीक है। अच्छा, प्राइमेज आया, प्राइमेज आया, उसने मेरे पुत्र यहां क्या ऐड कर दिया था, आरएनए प्राइमर। उसके साथ प्राइमर ऐड होने के बाद लगातार उसके ऊपर डीएनए सिंथेसाइज होता गया, होता गया, होता गया। तो मैं जो तेरा डीएनए पॉलीमरेज है उसको यहां बनाता हूं, कहीं ये आ गया तेरा डीएनए पॉलीमरेज। दिस इज योर डीएनए पॉलीमरेज। करेक्ट। इस स्ट्रैंड को हमने क्या बोला, लीडिंग स्ट्रैंड का टेम्पलेट, लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट। और ये रहा आपका लीडिंग स्ट्रैंड 5 to 3 डायरेक्शन में। एक बार इसमें प्राइमर ऐड हुआ, ये प्राइमर वैसे आरएनए है जिसको बाद में रिमूव कर दिया जाता है, इतना डिटेल हमारे पास एनसीईआरटी में, ये बोर्ड्स के हिसाब से नहीं है। डन। वेयरएज इस स्ट्रैंड के ऊपर हमने क्या देखा, समय समय पे प्राइमर ऐड करना पड़ता है, समय समय पे प्राइमर ऐड करना पड़ता है। तो आपने प्राइमर ऐड किया और प्राइमर के साथ फिर डीएनए आगे पॉलीमराइज किया। ठीक है जी, तो ये
वाइट वाइट कलर के क्या है, प्राइमर्स, और ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर बीच में क्या है, डीएनए। ये वाला क्या था, लैगिंग स्टैंड का, लैगिंग स्टैंड टेम्पलेट, ठीक है, जिसकी पोलैरिटी यहां से 5 to 3 है, तो इसके ऊपर जो डीएनए सिंथेसिस होगी वो 5 to 3 इस डायरेक्शन में होगी। एक एनसीईआरटी में टर्म है ओकाज़की फ्रेगमेंट, जापानीज साइंटिस्ट थे रीजी ओकाज़की, उन्होंने बोला कि भैया ये जो 3 to 5 वाला है इसके ऊपर 5 to 3 तो कंटिन्यू डीएनए सिंथेसाइज हो जाता है, पर ये दूसरा स्टैंड जिसकी पोलैरिटी 5 to 3 इस डायरेक्शन में है, इसके ऊपर 5 to 3 जब डीएनए सिंथेसाइज होता है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में होता है। उन्होंने अब इसको अपने नाम के ऊपर फ्रेगमेंट्स बता दिया गया और बोला गया इनको हम बोलते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट्स, ठीक है जी, ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। आरएनए प्राइमर विद टाइम रिमूव कर दिए जाते हैं, ये बात की बात है। दिस इज ऑल अबाउट योर डीएनए रेप्लिकेशन। इस चीज को एनसीईआरटी ने ऐसे समझाने की कोशिश नहीं करी हुई है। यस, तो हम जल्दी से क्विकली देखते हैं क्या क्या मेंशन किया है। ये देखिए, डीएनए पॉलीमराइजेशन हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में होती है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो लोकेशन है जहां पर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। आपको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट चाहिए, ये एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे, साथ के साथ सबस्ट्रेट की तरह लगेंगे। रेप्लिकेशन फॉक वाई शेप स्ट्रक्चर है जहां पर डीएनए रेप्लिकेशन कंटिन्यू हो रही है। एग्री। लीडिंग स्टैंड टेम्पलेट, इसके ऊपर एप्लीकेशन कंटिन्यूअस है और टेम्पलेट जो है वो क्या है 3 to 5, तो इसके ऊपर डीएनए क्या बन रहा है 5 to 3 उसी डायरेक्शन में। जो दूसरा है लैगिंग स्टैंड, उसमें रेप्लिकेशन छोटे छोटे स्टेप में होती है, डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअसली नहीं होती, और इसका जो टेम्पलेट था वो क्या था 5 to 3 पोलैरिटी वाला, करेक्ट। ओकाज़की फ्रेगमेंट्स का जिक्र किया हुआ है जिनको हम डीएनए लाइगेज के थ्रू अंततः जोड़ते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में एस फेस में होती है, करेक्ट, और हम पॉलीपोलॉइडी का जिक्र करते हैं जी, हम डीएनए सेल साइकिल सेल डिवीजन की बात करते हैं। ये तेरी एनसीईआरटी का विजुअल देखो। तो मेरे भाई ये देखो, इसकी पोलैरिटी यहाँ 3 to 5, सॉरी ये देखिए जिसकी पोलैरिटी यहाँ 3 to 5 है वो कौन है, लीडिंग का टेम्पलेट, और उसके ऊपर ये लीडिंग स्टैंड 5 to 3 डायरेक्शन में जा रहा है। वेराज जिसकी पोलैरिटी 5 to 3 है इसका नाम क्या था, लैगिंग स्ट्रैंड का टेम्पलेट, और इसके ऊपर डीएनए रेप्लिकेशन छोटे छोटे फ्रेगमेंट में हो रही है। ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट को क्या बोलते हैं, ओकाज़की फ्रेगमेंट। डन। अब इसका मतलब ये हुआ डीएनए रेप्लिकेशन में मेरे बच्चों एक स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज होता है, एक स्ट्रैंड्स के ऊपर डीएनए सिंथेसिस डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए कई बार हम इसको डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी डिस कॉन्टिन्यूअस भी बोलते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन का मोड सेमी कंजर्वेटिव भी है, डीएनए रेप्लिकेशन का मोड सेमी डिसकंटिन्यूअस भी है। होपफुली आपको ये चीज समझ आई, करेक्ट। सेंट्रल डॉगमा की हम बात कर चुके थे। चलिए अब अगला सेक्शन है मेरे बच्चों ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब सीधे सीधे तौर पे सिंपल भाषा में क्या है, ये तेरा डीएनए 3 to 5, 5 to 3, करेक्ट। हमने आपको पहले लेक्चर में जीन और डीएनए का जब डिफरेंस बताया था उसमें यही बोला था कि पूरे डीएनए में जीन वो हिस्सा है जहां से डीएनए की इंफॉर्मेशन ट्रांसक्राइब होके आरएनए में कन्वर्ट होती है। तो इन दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड हम बात करेंगे, इन दोनों स्ट्रैंड में से सिर्फ एक स्ट्रैंड होगा जिसकी इंफॉर्मेशन को डीकोड किया जाता है और बनाया जाता है आरएनए। प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन सिंपली डिकोडिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन डीएनए इनटू आरएनए। आपके पास मल्टीपल टाइप ऑफ आरएनएज हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, इनका क्या कंट्रीब्यूशन वो बात की बात है। अभी के लिए ट्रांसक्रिप्शन डीएनए टू आरएनए डन। इसके लिए मेरे पास जो स्पेशल एंजाइम है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज, और याद रखिएगा चाहे डीएनए बनता हो नया या आरएनए नया बनता हो, हमेशा ट्रांसक्रिप्शन हमेशा जो होगी वो 5 to 3 डायरेक्शन में ही होगी, करेक्ट। अब ट्रांसक्रिप्शन के रिलेटेड जुड़ी हुई कुछ टेक्निकल टर्म्स ये देखें।
ये मेरे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जिसको मुझे ट्रांसक्राइब करवाना है। ओके, अब इन दोनों स्ट्रैंड्स में से बच्चे, मैंने बताया एक ही स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन को डिकोड करके आरएनए बनाया जाता है। जिस स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन माने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यूज किया जाएगा बच्चों, उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक। और दूसरे वाला स्ट्रैंड जिसकी इंफॉर्मेशन यूज नहीं करी जाएगी उसको बोला जाता है कोडिंग स्ट्रैंड। बच्चों को कई बार इस चीज में कंफ्यूजन हो जाता है कि सर आप इसको क्यों कोडिंग यूज कर रहे हो, इसका तो कोड यूज किया ही नहीं जाएगा आरएनए बनाने के लिए। मैं उसका मतलब बताता हूं। लेट्स से सीक्वेंस है ए सी 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 जी टी टी ए सी सी, ओके, टी जी 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 सी ए ए टी जी जी, करेक्ट। ये टेम्पलेट का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ये कोडिंग का। जब आपकी ट्रांसक्रिप्शन होगी आप इसके सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाएंगे, करेक्ट। सीक्वेंस क्या आएगा 5 to 3, 3 to 5 टेम्पलेट है, उसकी इंफॉर्मेशन को रीड करके कॉम्प्लीमेंटरिटी के बेसिस के ऊपर आपने आरएनए सिंथेसाइज किया, तो सीक्वेंस क्या रहेगा टी, सॉरी आरएनए में टी नहीं होता, हम जानते हैं टी की जगह क्या लग जाता है यू, तो यू, टी के ऑपोजिट जी, टी के ऑपोजिट जी, टी के ऑपोजिट जी, जी के ऑपोजिट सी, टी के ऑपोजिट ए, टी के ऑपोजिट ए के ऑपोजिट यू, सी के ऑपोजिट जी और सी के ऑपोजिट जी, करेक्ट। ये आया तेरा आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। एक ही डिफरेंस, जहां जहां पर डीएनए में टी है वहां वहां आरएनए में क्या होता है यू, ये तो हमें पता है। दूसरी चीज अब ध्यान से देखिए, इसको कोडिंग क्यों बोला जाता है। आप जरा इसका सीक्वेंस और इसका सीक्वेंस जरा देखो, आप पाओगे इसका सीक्वेंस आइडेंटिकल है, एक ही है, एक्सेप्ट जहां पर डीएनए में टी था वहां पर आरएनए में क्या आ चुका होगा यू, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, इट इज आइडेंटिकल। तो इसको कोडिंग बोलने का कारण ही यही है कि बच्चों इसका सीक्वेंस कोडिंग स्ट्रैंड का और जो आरएनए बनेगा उसका सीक्वेंस सेम है, इसलिए इट इज कोडिंग। और टेम्पलेट और इसका सीक्वेंस ऑब्वियसली क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री। बोलो हाँ या ना, टेम्पलेट और इसका सीक्वेंस क्या होगा बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, एनसीईआरटी ये भी बोलती है कि दोनों में से आप एक ही क्यों यूज करते हैं। इसका पहला रीजन, बेटा अगर आप यहां से भी आरएनए बनाओगे यहां से भी आरएनए बनाओगे आपके पास 2 आरएनए बन जाएंगे, उन दोनों आरएनए का सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो वो दोनों जुड़ के डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देंगे, विच इज नॉट डिजायरेबल, हमारे लिए जरूरी नहीं है, गलत हो जाएगा। दूसरा, लेट्स से दोनों ने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं बनाया, तो इस आरएनए से एक अलग प्रोटीन बनेगा, इस आरएनए से एक अलग प्रोटीन बनेगा। आपके पास हर आरएनए की 2-2 कॉपीज होंगी और दोनों का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एक दूसरे के क्या होगा रिवर्स, उल्टा। तो आपके पास आपकी सेलुलर मशीनरी हमेशा कंफ्यूज रहेगी कि कौन सा डिजायरेबल आरएनए है और कौन सा अनडिजायरेबल। तो आपके पास हमेशा 2 कॉपीज रहेंगी आरएनए की भी, आपके पास हमेशा 2 कॉपी रहेंगी प्रोटीन की, जो हमारी मशीनरी को हमेशा क्या करेगा कंफ्यूज। इसलिए हम दोनों में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड को बनाते हैं, एक ही स्ट्रैंड को यूज करते हैं आरएनए बनाने के लिए। अब ध्यान दो, जब तुम डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहे थे दोनों स्ट्रैंड्स को क्या बोला जा रहा था टेम्पलेट, लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट, लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट। बट यहां आप क्या देख रहे हैं, जब डीएनए से आरएनए डिकोड करवाओगे, जो जीन ऑक्यूपाइंग है एरियाज जिनको तुम आरएनए में कन्वर्ट करवाओगे, दोनों स्ट्रैंड्स में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होगा जिसकी डिकोडिंग करी जाएगी। डन, ओके। अब दूसरी चीज ट्रांसक्रिप्शन के रिलेटेड है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, इसके बारे में भी समझिए। गिव मी 1 सेकेंड। चलिए, अब हमने ये बात जानी कि जब हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं, क्या डीएनए रेप्लिकेशन कहीं से भी जहां दिल करता है वहीं से शुरू हो जाती है? नहीं, ओराई सेम
पूरे डीएनए में तेरे डीएनए की लेंथ है 2.2 मीटर। कहां ट्रांसक्रिप्शन होगी? जीन ऑक्यूपाइंग एरियाज में। वही एरिया है, सारा का सारा डीएनए तो ट्रांसक्राइब होता ही नहीं है। अब जहां पर ट्रांसक्रिप्शन होगी बच्चों, उस एरिया को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो लेट्स से मैंने इतना बड़ा डीएनए बना लिया, इसमें मैं इतने से हिस्से को बोल रहा हूं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, इतने से हिस्से को मैं क्या बोल रहा हूं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। दिस इज 3 to 5, दिस इज 3 to 5, इस तरह से। अब इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में शुरुआत वाला हिस्सा कहलाता है प्रोमोटर। प्रोमोटर। हमारे पास एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज के 3 सेगमेंट हैं। आरएनए पॉलीमरेज के 3 हिस्से बताए जाते हैं। यस, पहला बताया जाता है सिग्मा फैक्टर। ठीक है। दूसरा बताया जाता है मेन कैटालिटिक। सेगमेंट और पार्ट एनसीईआरटी में नाम नहीं है, पर बेटा वो होता है बीटा यूनिट। ठीक है। और तीसरा है रो। तीसरा है आपके पास रो सेगमेंट या रो कंपोनेंट, सॉरी, रो सेगमेंट या रो कंपोनेंट, रो फैक्टर। ठीक। सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज का वो कंपोनेंट है जो ऐसे आएगा, प्रोमोटर को लोकेट करेगा और यहां पर आके बाइंड कर जाएगा। प्रमोटर वो एरिया है जहां से ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होनी है, बट सिग्मा फैक्टर किसी भी जीन के सबसे पहले प्रमोटर को लोकेट करता है। फिर इसको हम मेंशन करते हैं जीरो साइट। जीरो माने इसके बाद जो, लेट्स से अब ये टेम्पलेट ऊपर वाला है तो यहां क्या है? ए, यहां क्या है? टी। लेट्स से ए और टी। ठीक है, आगे मुझे, मैं अभी मेंशन नहीं कर रहा हूं। तो ए विल बी द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जिसकी डिकोडिंग होगी और क्या बनेगा? यू। टी विल बी द सेकेंड न्यूक्लियोटाइड। डन। इसी कारण आपकी किताब में इस वाले हिस्से को बोलते हैं अपस्ट्रीम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट। जीरो इज इनिशिएशन साइट। इनिशिएशन साइट। ओके बच्चा, जीरो इज इनिशिएशन साइट। और जो इससे नीचे वाला पोर्शन है उसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट। ओके जी। तो सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज का वो यूनिट है जो प्रमोटर को लोकेट करता है। प्रमोटर इज दैट लोकेशन जो है तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का हिस्सा, ट्रांसक्राइब नहीं होता है, यहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी। करेक्ट। फिर इस सेगमेंट को, जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है यहां से लेकर यहां तक, इसको बोलते हैं बेटा जी स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं मेरा पुत्र, या इसी को ही बोलते हैं कोडिंग पार्ट। ठीक है। इट मींस यहां पर जो सीक्वेंस है बस उसी का इस्तेमाल किया जाएगा आगे ट्रांसक्रिप्शन में। करेक्ट। उसके बाद जो आपका लास्ट सेगमेंट है ये, इसको बोलते हैं टर्मिनेशन पॉइंट। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ, ये वाला हिस्सा जब ट्रांसक्राइब होता है वो ट्रांसक्रिप्शन को क्या कर देता है? टर्मिनेट। तो यहां पर कौन लगेगा? सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन करवाएगा ट्रांसक्रिप्शन की। ये हो गई इलोंगेशन। इनिशिएशन करवाना किसका काम है? सिग्मा फैक्टर का। इलोंगेशन, मेन इलोंगेशन करवाना किसका काम है? बीटा फैक्टर का या बीटा यूनिट का। और जो टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन किसका काम है? रो फैक्टर का। जब टर्मिनेशन पॉइंट आएगा तो इस वाले हिस्से को ट्रांसक्राइब करने के बाद रो फैक्टर आएगा, यहां लग जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज को यहां से डिसोसिएट कर देगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन ओराई से शुरू होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से। ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की डिटेल जरा देखते हैं इसको। ये देखिए, प्रमोटर इज ऑलवेज लोकेटेड ऑन 5 एंड ऑफ टेम्पलेट स्टैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्पलेट
Promoter is situated at the 5 end of structural gene or upstream. No, it is located on template के नहीं, coding के. It is located 5 end. अगर मैं 5 end की बात करूं बेटा जी, वो होगा कोडिंग स्टैंड. ठीक है. फिर आगे ये तेरी स्ट्रक्चरल जीन जिसको मैंने बोला था कोडिंग पार्ट, ये वो है जो प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच होता है. और तीसरा हिस्सा क्या आ गया आपका टर्मिनेटर, वो जो थर्ड एंड पे है. थर्ड एंड किसका? अगेन कोडिंग का ही. अगर आप टेम्पलेट की बात करो तो टेम्पलेट में ये चीज क्या हो जाएगी? ऑपोजिट. ये देखिए, प्रमोटर इज, ये एनसीईआरटी का फिगर है आपका, प्रमोटर इज ऑलवेज लोकेटेड ऑन 5 एंड ऑफ कोडिंग स्टैंड, 3 एंड ऑफ टेम्पलेट स्टैंड. पर हम हर बार 3 और 5 मेंशन नहीं करते, हम जनरलाइज यूज करते हैं दैट प्रमोटर इज लोकेटेड ऑन 5 एंड अपस्ट्रीम. और जब हम 5 एंड बोल रहे हैं, अपस्ट्रीम बोल रहे हैं, हम टेम्पलेट के हिसाब से नहीं मेंशन कर रहे. ये जो पोलैरिटी मेंशन करी जाती है दैट प्रमोटर इज एट 5 एंड, टर्मिनेटर एट 3 एंड, ये हमेशा और हमेशा मेंशन करी जाती है विद रेफरेंस टू कोडिंग स्टैंड. ठीक है जी. ये आ गई थी तुम्हारी स्ट्रक्चरल जीन, टेम्पलेट स्टैंड है, कोडिंग स्टैंड है, और ये आ गया तुम्हारा टर्मिनेटर. रो फैक्टर, बीटा यूनिट, सॉरी सिग्मा फैक्टर, बीटा यूनिट एंड रो फैक्टर फॉर इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. ओके, एक बार मैं प्रोसेस को कंप्लीट करवाता हूं. ये देखिए, इनिशिएशन सबसे पहले क्या होगा? इनिशिएशन फैक्टर जो सिग्मा फैक्टर है वो प्रमोटर साइड पे लगेगा और प्रोसेस को करेगा इनिशिएट. नंबर 1 करेक्ट. ये सिग्मा फैक्टर किसका यूनिट है बच्चों? आरएनए पॉलीमरेज का. आरएनए पॉलीमरेज मेन एंजाइम है. ठीक है बेटा, इसके अलग अलग यूनिट बताए. फिर इलोंगेशन, आरएनए पॉलीमरेज एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया हुआ, बट इसका जो बीटा यूनिट है दैट विल प्रमोट इलोंगेशन, और इलोंगेशन ऑलवेज प्रोसीड इन 5 to 3 डायरेक्शन. ये मैं पहले भी मेंशन कर चुका, चाहे डीएनए नया बन रहा है, चाहे आरएनए का स्टैंड नया बन रहा है, इट ऑलवेज इन 5 to 3 डायरेक्शन. एंड देन टर्मिनेशन, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर पे पहुंचता है, आपका रो फैक्टर आके वहां पर लगता है और प्रोसेस को क्या कर देता है? स्टॉप. ओके, यस. एक और चीज, बैक्टीरिया में बेटा एक ही आरएनए पॉलीमरेज है. ये देखिए, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज, एक ही एंजाइम है जो बैक्टीरिया के ऑल आरएनए को बनाएगा. ये बैक्टीरिया के बारे में यूनिक. ठीक है, हम अपने बारे में पढ़ेंगे यूकैरियोट्स में 3 तरह का आरएनए पॉलीमरेज है. बैक्टीरिया में एक ही आरएनए पॉलीमरेज सारे के सारे आरएनए माने एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए की सिंथेसिस करवाता है. नंबर 2, डिफरेंस ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में जब डीएनए से आरएनए बन जाता है, नो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन. हम पढ़ेंगे आपके वाले आरएनए को, जैसे हम नया आरएनए बनाते हैं वो नया आरएनए फंक्शनल नहीं होता, उसको बोलते हैं एचएनआरएनए, हेट्रोजीनस आरएनए. ठीक है, हम जैसे आरएनए बनाते हैं डीएनए से आरएनए, कई बार हमारा वो आरएनए एज इट इज फंक्शनल नहीं है, उसकी मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है. बैक्टीरिया में ऐसी कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती. ठीक है, डज नॉट रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग. ये नंबर 2. नंबर 3 बताया हुआ है. आप अपने केस में देखिए, आप में ट्रांसक्रिप्शन कहां हो रही है? डीएनए से आरएनए बनना कहां हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर. और आरएनए से जब प्रोटीन बनेंगे ये कहां होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर. बैक्टीरिया में न्यूक्लियस तो है ही नहीं, तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोथ आर इन सेम कंपार्टमेंट एंड बोथ आर कपल्ड. यस, कपल्ड. ट्रांसलेशन इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. ट्रांसलेशन इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. तो ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इज कपल्ड, विच मींस डीएनए से आरएनए बन रहा है. अभी आरएनए पूरा बना नहीं, जितना आरएनए बना है उसके ऊपर राइबोसोम लग जाते हैं और ट्रांसलेशन शुरू हो जाती है. तो ट्रांसक्रिप्शन कॉन्टिन्यूअस है, ट्रांसलेशन साथ के साथ बिगिन हो जाती है. ये तीसरा डिफरेंस, दैट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन they are coupled.
ये 3 डिफरेंसेस बैक्टीरिया और हमारी ट्रांसक्रिप्शन में। पहला मैं फिर से रिपीट करता हूं, बैक्टीरिया में एक ही आरएनए पॉलीमरेज है सारे आरएनए बनाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, बैक्टीरिया में जैसे डीएनए से आरएनए बनता है उस आरएनए की कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती, नंबर 2। नंबर 3, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक ही कंपार्टमेंट में हो रही है क्योंकि न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म 2 कंपार्टमेंट्स नहीं है एंड बोथ ऑफ देम आर कपल्ड। ओके जी, यस। ये देखिए अब हमारी प्रोसेस जो एनसीईआरटी की फिगर है, इनिशिएशन के लिए देखिए, ये आपका टेम्पलेट स्टैंड, ये आपका कोडिंग स्टैंड, ये तेरा आरएनए पॉलीमरेज जो बाहर ब्राउन कलर में बताया हुआ है, और ये उसका क्या है, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर ने क्या कराई, इनिशिएशन, डीएनए को थोड़ी सी जगह से खोल दिया। सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन करवाने के बाद निकल गया और ये रह गया तेरा मेन आरएनए पॉलीमरेज जिसका नाम है बीटा सब यूनिट। इलोंगेशन हो रही है, ये टर्मिनेटर वाला रीजन है। जैसे ही आरएनए बन चुका है, ये 5 to 3 डायरेक्शन में बना है और इसके लिए टेम्पलेट कौन था, ये 3 to 5। ओके, तो जैसे ट्रांसक्रिप्शन की टर्मिनेशन होने लगी थी, ये देखो बीच में कौन है, रो फैक्टर। रो फैक्टर आया, उसने डीएनए और आरएनए की जो लिंक हुआ पड़ा था उसको तोड़ा, आरएनए अलग किया, आरएनए पॉलीमरेज अलग किया और प्रोसेस को क्या कर दिया, स्टॉप। तो इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ओके मेरा पुत्र, बोलो हाँ या ना, इतना क्लियर हुआ आपको? ये देखिए अभी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए भी, आपकी नीट के लिए भी। आरएनए पॉलीमरेज बैक्टीरिया में एक ही तरह का है, हमारे में 3 है। आरएनए पॉलीमरेज हमारे में राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करवाता है, एनसीईआरटी में एज इट इज दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल। आरएनए पॉलीमरेज 2 हमारे में एचएनआरएनए बनाता है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, ये दिया हुआ है ना यहाँ पर, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए एचएनआरएनए। इसकी क्या होगी, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, फिर आपके पास क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए। तो आप ये भी बोल सकते हो दैट आरएनए पॉलीमरेज 2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए। फिर तीसरा है आरएनए पॉलीमरेज 3, इट इज फॉर टीआरएनए, वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सारा राइबोसोमल आरएनए ये बनाता है 18S, 5.8S एंड 28S। ये हमारे राइबोसोम में पाए जाने वाला राइबोसोमल आरएनए है। तो 3 यहां बनते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1 के द्वारा, और ये देखिए 5S राइबोसोमल आरएनए प्लस स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एसएनआरएनए, ये बनाए जाते हैं आरएनए पॉलीमरेज 3 के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं नीट के लिए भी और बोर्ड्स के लिए भी। ओके ओके, अब मुझे इस चीज के ऊपर बात करनी है, कुछ टर्म्स हैं, डीएनए, जीन, सिस्ट्रॉन। काफी कंफ्यूजिंग टर्म है ये सिस्ट्रॉन, और इसका जीन के साथ क्या लेना देना है, इन दोनों की बात तो हम कर चुके हैं। और जब आप सिस्ट्रॉन करते हो उसी में मेंशन किया जाता है मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक। आसान है, थोड़ा टाइम लगेगा, क्विकली समझिएगा। देखो हमने बोला था डीएनए पूरा का पूरा मेरे पास 2.2 मीटर डीएनए है, डन। इसमें से वो हिस्सा जो ट्रांसक्राइब होगा एमआरएनए और अदर आरएनए, दिस इज योर जीन। तो डीएनए में वो हिस्सा जो ट्रांसक्राइब हुआ वो क्या है, आरएनए। बच्चों अब हमारे केस में ये चीज होती है, हमारी बहुत सारी जीन्स ऐसी हैं जिसमें देखा गया ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो आरएनए बना, आरएनए ही लिखता हूं, एक मिनट, यस, ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो आरएनए बना, इस आरएनए में फर्दर देखा जाता है कुछ हिस्से फंक्शनल नहीं है, मतलब कुछ हिस्सों को प्रोटीन बनाने के लिए इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। बेटा इन बीच में जो आरएनए के बीच में है, आरएनए तो बन चुका है, इसके बीच में भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जो हमारे काम के नहीं हैं, इंट्रोन्स, दे आर नॉन प्रोटीन कोडिंग,
इनका प्रोटीन कोडिंग ट्रांसलेशन में कोई रोल नहीं है, इनको रिमूव कर दिया जाता है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का जिक्र कर रहे थे, उसमें एक प्रोसेस आती है इंट्रोन स्प्लाइसिंग। तो इंट्रोन स्प्लाइसिंग में इनको रिमूव कर दिया जाता है। तो इंट्रोन इंट्रोन रिमूव कर दिए, तो बच्चों जो काम का बचा, एक ये E1, एक ये E2, एक ये E3, जो काम के हैं उनको हम बोलते हैं एक्सोन्स। एक्सोन्स विल कोड फॉर प्रोटीन। ठीक है मेरा पुत्र। तो व्हाट इज सिस्ट्रॉन? सिस्ट्रॉन इज सम total of all exons of a gene। देखिए जीन की डेफिनेशन में फिर से डिफरेंस आ गया। हमें तो क्या बताया गया था, वो हिस्सा जो डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से आगे प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होगा वो है जीन। नहीं, हमारी बहुत सारी जीन्स ऐसी हैं जो जब डीएनए से आरएनए में ट्रांसक्राइब होती हैं, आरएनए लेवल पे कुछ हिस्से देखे गए जो काम के नहीं है, उनको रिमूव कर दिया जाता है इंट्रोन्स को, और बचे हुए हिस्से को जोड़ा जाता है, वो बचा सिस्ट्रॉन। तो मैं ऐसे बोलता होता हूं, डीएनए सारा फंक्शनल नहीं है, जो हिस्सा ट्रांसक्राइब होगा वो जीन। ट्रांसक्राइब होके जो आरएनए बना उसमें भी सारा का सारा प्रोटीन कोड में इन्वॉल्व नहीं है, एमआरएनए में। तो इंट्रोन्स रिमूव कर दिए जाते हैं, तो जो हिस्सा जीन का प्रोटीन कोड में इन्वॉल्व है उसको आप क्या बोलेंगे? सिस्ट्रॉन। एंड दिस इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल ऑन यूकैरियोट्स। बैक्टीरिया में सारा डीएनए फंक्शनल है, तो सारा ही डीएनए जीन है, सारा ही जीन एक्सोन है, कुछ भी इंट्रोन जैसा नहीं है। तो दीज टर्म्स आर फॉर वी पीपल, यूकैरियोट्स। बैक्टीरिया का सारा जीनोम ऑलमोस्ट क्या होता है? फंक्शनल। ठीक है, तो होपफुली आपको ये सिस्ट्रॉन पता चला। अब सिस्ट्रॉन में पॉलीसिस्टोनिक एंड मोनोसिस्टोनिक। हमारा जीनोम ज्यादातर क्या है? मोनोसिस्टोनिक, यूकैरियोटिक। और बैक्टीरिया में देखा गया पॉलीसिस्टोनिक। अब मोनोसिस्टोनिक का मतलब ये सिंपल, ध्यान दीजिएगा, हमारी जीन में ज्यादातर देखा गया है एक प्रमोटर है, एक स्ट्रक्चरल जीन है और एक टर्मिनेटर है। एक बार आके आरएनए पॉलीमरेज पे प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बनेगा, तो एक टाइम पे सिर्फ एक ही जीन है जो ट्रांसक्राइब होगी और आगे फिर ट्रांसलेट करेगी। जब आप पॉलीसिस्टोनिक की बात करते हैं बेटा, ये बैक्टीरिया का केस है। बैक्टीरिया हमारे कंपैरिजन में बहुत एफिशिएंट ऑर्गेनिज्म है। तो बैक्टीरिया ने क्या देखा है, मान लीजिए बैक्टीरिया में किसी एक प्रोसेस के लिए बैक्टीरिया को 3 एंजाइम चाहिए, आगे आएगा भी लैक ऑपेरॉन का कंसेप्ट। ठीक है, बैक्टीरिया ने सारा डीएनए फंक्शनल रखा है, प्लस कई सारी प्रोसेसेस ऐसी होती हैं, बैक्टीरिया क्या हम में भी, जिनमें हमें किसी एक प्रोसेस के लिए एक से ज्यादा एंजाइम्स की जरूरत है। अब बैक्टीरिया ने क्या किया हुआ है, ऐसा नहीं करेगा बैक्टीरिया कि कोई एक्स प्रोसेस है, एक्स प्रोसेस में उसको 1, 2, 3 अलग अलग एंजाइम्स चाहिए, तो इस एंजाइम की जीन, एंजाइम 1 की जीन यहां लोकेटेड है, एंजाइम 2 की जीन यहां लोकेटेड है, एंजाइम 3 की जीन यहां लोकेटेड है। नहीं, बैक्टीरिया ने क्या किया कि जब चाहिए सारी की सारी एक ही टाइम पे, तो मैं इन सभी को साथ के साथ एक ही जगह पे रखूंगा। तो उसमें क्या होता है, ये देखें, ये प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन 1, स्ट्रक्चरल जीन 2, स्ट्रक्चरल जीन 3 एंड देन दिस इज टर्मिनेटर। एक ही बार में आरएनए पॉलीमरेज आएगा और इन तीनों की तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स का आरएनए साथ की साथ बना के चला जाएगा। ये बैक्टीरिया में ही आपको दिखेगा, क्योंकि बैक्टीरिया काफी ज्यादा एफिशिएंट ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो हमारे केस में क्या होता है, हम एक टाइम में एक ही जीन या एक सिस्ट्रॉन को ट्रांसक्राइब करवाते हैं, ट्रांसलेट करवाते हैं। बैक्टीरिया में बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं जहां पर बैक्टीरिया को एक से ज्यादा एंजाइम चाहिए किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, तो उसने सारी की सारी जीन को एक साथ रखा है और एक ही बार में आके आरएनए पॉलीमरेज लगेगा और सारी जीन को ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट साथ के साथ कर दिया जाएगा। मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक। ठीक है जी। अब हम बात कर रहे थे कि हमारे केस में जैसे ही डीएनए से आरएनए बनाया जाता है, और हम स्पेशल एम्फेसिस कर रहे हैं एमआरएनए में, तो जो ट्रांसक्राइब करने के बाद
जो स्ट्रक्चर बनेगा बेटा उसको HNRNA बोला जाता है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। इसकी ना कुछ मॉडिफिकेशन करी जाती है और वो मॉडिफिकेशन ये 3 है। मैंने इंट्रॉन स्प्लाइसिंग का जिक्र किया था, इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है। तो लेट्स से यहां पर बीच में इंट्रॉन थे, मैंने वो इंट्रॉन रिमूव कर दिए, तो ये पहली मॉडिफिकेशन, ठीक है मेरा पुत्र। उसके बाद जो 5 एंड है उसकी कैपिंग करना। देखो 5 एंड क्या था, पहला न्यूक्लियोटाइड जिसका फॉस्फेट क्या है, फ्री। तो यहां पर 5 एंड पे एक अनयूजुअल बेस ऐड किया जाता है। क्या बच्चों कभी भी 5 एंड पे नया न्यूक्लियोटाइड लगता है? आंसर इज नो। हमेशा हमने क्या बोला था, 3 एंड पे नया न्यूक्लियोटाइड लगता जाता है। तो अगर 5 एंड पे कोई नया न्यूक्लियोटाइड लग रहा है ये तो अनयूजुअल हुआ, करेक्ट। तो एक तो 5 एंड पे लगता है न्यूक्लियोटाइड, अनयूजुअल है, और जो बेस भी है वो भी अनयूजुअल है। उस बेस का नाम है 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 5 एंड पे बेस लगे ये भी अनयूजुअल है, यूनिक चीज है, और बेस भी यूनिक है। 7 मिथाइल गुआनोसिन आपने नहीं पढ़ा है। तो ये किस चीज के लिए है बच्चों? जब आपका यूकैरियोटिक में जब आपके न्यूक्लियस से बना हुआ डीएनए का जो आरएनए जब बाहर निकलता है तो उसको न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो है वो पास करने होते हैं, और बाहर जो है साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का एनवायरनमेंट अलग है, दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। तो होता क्या है बच्चा, इस आरएनए की कैपिंग इसलिए करवाई जाती है, यहां पर सिर पे 7 मिथाइल गुआनोसिन इसलिए रखा जाता है कि जिस आरएनए की यहां पर कैपिंग हुई होगी वही न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को क्रॉस कर पाएगा, अदरवाइज न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स आरएनए को बाहर आने नहीं देगा। नंबर 2, जब बाहर वो आएगा उसकी प्रोटेक्शन करना, क्योंकि साइटोप्लाज्म का एनवायरनमेंट और न्यूक्लियोप्लाज्म का एनवायरनमेंट अलग अलग है। ठीक है, होपफुली ये क्लियर हुआ। ठीक है, सो 5 एंड पे आप क्या कर रहे हैं, कैपिंग। ये दूसरी मॉडिफिकेशन आ गई, आपने कैपिंग कर दी। कैपिंग के 2 रीजन बता दिए मैंने बच्चा आपको, क्या, एक प्रोटेक्शन, दूसरा ट्रांसफर ऑफ आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, करेक्ट। तीसरा है टेलिंग। यहां पर 200 से 300 ए ऐड कर दिए जाते हैं, पॉली ए, 200 से 300 ए एडेनाइन बेसिस ऐड कर दिए जाते हैं। इसका भी पर्पस यही है, आरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में लेके आना प्लस प्रोटेक्शन। ये 3 मॉडिफिकेशन है, तब जाके जो तेरा आरएनए है वो क्या कहलाता है, एमआरएनए। तो मैंने एचएनआरएनए और एमआरएनए में क्या डिफरेंस बताया, यहां इंट्रोन थे, यहां इंट्रोन नहीं है, यहां कैपिंग नहीं थी, यहां कैपिंग हुई पड़ी है, यहां टेलिंग नहीं है, यहां टेलिंग हुई पड़ी है। अब जो आपका ये आरएनए है, इट इज नाउ रेडी फॉर ट्रांसलेशन। ओके जी, दिस इज रेडी फॉर ट्रांसलेशन। ये देखिए, तो आपने इंट्रोन रिमूव किए, आपकी एनसीईआरटी की इमेज, आपने इंट्रोन रिमूव किए, एक्सॉन ही रखे हैं। ये देखिए येलो कलर एक्सॉन है, तो ऑरेंज कलर इंट्रोन्स हैं, तो इंट्रोन्स को रिमूव कर दिया ना, देखो यहां पर काट दिया, आरएनए की स्प्लाइसिंग करी, इंट्रोन रिमूव कर दिए। 5 एंड पे आपने क्या लगाया है, ये देखिए ग्वानिन है, ये यहां पर मिथाइल है, और यहां पर पीपीपी मेंशन है, 7 मिथाइल ग्वानोसिन, और ये देखिए यहां पर पॉली ए टेल, आपने यहां 3 एंड पे बहुत लंबी टेल ऐड करी है, पॉली एडिनाइलेशन बोलते हैं। पॉली माने मैनी, एडिनाइलेशन माने एडेनिन। ये रहा तुम्हारा मैच्योर एमआरएनए, करेक्ट, दिस इज योर मैच्योर एमआरएनए, फाइन। अब बेटा जी जेनेटिक कोड देखो, डीएनए से डीएनए बनता है, तो एक स्ट्रैंड का जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसको कॉम्प्लीमेंट्री मानो और डीएनए बना लो। डीएनए से आरएनए बनता है, सेम फॉर्मूला, जो डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उससे क्या बना लो, आरएनए। बट जब ये बात हुई बेटा, डीएनए से आरएनए बनाना तो लॉजिकल है, बट आरएनए का मतलब क्या था, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। एमआरएनए का मतलब क्या है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। उससे आप क्या बना रहे हो, प्रोटीन, और प्रोटीन का मतलब क्या है मेरा पुत्र, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड का सीक्वेंस और न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में
कोई स्ट्रक्चरल कंपैरिजन था ही नहीं, कोई कॉम्प्लीमेंटरिटी जैसा नहीं। तो 15-20 साल लग गए लोगों को यह पता लगाने में कि भैया आरएनए के ऊपर पड़ा हुआ न्यूक्लियोटाइड का कोड प्रोटीन में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस कैसे डिसाइड करेगा। हाँ, बहुत सारे लोग, अलग अलग साइंटिफिक ग्रुप्स इस काम में लगे हुए थे। अंततः मिलके लोगों ने कुछ 1960s के एंड तक आते आते ये चीज बता दी। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि ये नहीं पता था कि आरएनए से प्रोटीन कैसे बनते हैं, बट ये पक्का पता था कि जब भी डीएनए में कोई चेंज आता है, म्यूटेशन, वो चेंज आरएनए में भी आती थी, और आरएनए में आया हुआ चेंज प्रोटीन सीक्वेंस में भी चेंज कर जाता है। मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर लिया था अभी थोड़े दिन पहले, उसमें सिकल सेल एनीमिया का जिक्र था, दैट चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन आरएनए कॉज चेंज इन अमाइनो एसिड सीक्वेंस। तो रिलेशन तो कुछ है, बट क्या रिलेशन है इसका जिक्र नहीं हुआ। तो तेरी एनसीईआरटी में कुछ साइंटिस्ट के नाम मेंशन हैं। जॉर्ज गैमो, इनका कंट्रीब्यूशन था, ये कहते हैं कि मैं मानता हूं न्यूक्लियोटाइड 4 ही हैं, ऑब्वियसली ATGC, पक्का इन चारों के कॉम्बिनेशन से ही जेनेटिक कोड बनता होगा। तो उन्होंने बोला 4 न्यूक्लियोटाइड हैं, इनका 3-3 का सेट बना लो, आपके पास 64 कोडोन होंगे। क्यों? हमारी टोटल अमाइनो एसिड्स कितनी है? 20। तो अगर 2-2 एक-एक का सेट होगा, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड, ये कोई कोड नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास फिर सिर्फ 4 अमाइनो एसिड का कोड बन रहा है। अगर 2-2 का सेट हो, जैसे AUGC, तो टोटल आपके पास 16 कॉम्बिनेशन ही आएंगे। और अगर आप 3-3 का सेट बनाओ, इसके पास आपके पास कितने कॉम्बिनेशन आएंगे? 64। और 64 कॉम्बिनेशन से 20 अमाइनो एसिड बनाई जा सकती हैं। फिर मेंशन किया हुआ है सेवेरो ओकोया, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। ओकोया एंजाइम, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम, इन्होंने एक आरएनए को सिंथेसाइज करने वाला एंजाइम बनाया था। और आरएनए नॉर्मली कैसे बनता है? डीएनए से। इन्होंने जो आरएनए बनाने वाला एंजाइम बनाया, डिस्कवर किया, उसको किसी टेम्पलेट की जरूरत नहीं होती थी। निरनबर्ग एंड डॉक्टर हरगोबिंद खुराना, इनका जिक्र किया हुआ है कि इन दोनों के काम को इन दोनों ने मिलके काम किया। इनके नाम के साथ लिखा हुआ है, इन्होंने होमोपॉलीमर्स बनाए थे, इन्होंने होमोपॉलीमर को पॉलीमर दोनों बनाए थे। हम उसमें डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 3-4 नाम वहां पर इंपॉर्टेंट मेंशन किए हुए हैं। ओके जी, तो इन चारों के कंट्रीब्यूशन से, और भी बहुत मल्टीपल साइंटिस्ट थे, इन्होंने अमाइनो एसिड के होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर सिंथेसाइज किए। ऐसा एनसीईआरटी में एज इट इज मेंशन किया हुआ है। इन्होंने एक एंजाइम दिया आरएनए को सिंथेसाइज करवाने वाला। तो इन 3-4 लोगों का नाम वहां पर मेंशन है। इनके कंट्रीब्यूशन से ये पता चला कि भैया हमारे पास पक्का आरएनए का ही सीक्वेंस कोड बनाने में इन्वॉल्व होता है। करेक्ट, ये फिगर आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। टोटल वी हैव, जैसे ये एक, ये, तो टोटल वी हैव 64 कॉम्बिनेशन। टोटल वी हैव 64 कॉम्बिनेशन, जिनको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड। अब इस जेनेटिक कोड के जो फीचर्स हैं वो ये मेंशन किए हुए हैं। टोटल एक कोड, जेनेटिक कोड हमेशा 3 न्यूक्लियोटाइड से बनता है, जैसे AUG, 3 का सेट माने एक कोड, दैट्स इट। ट्रिपलेट इन नेचर, नंबर 1। नंबर 2, यूनिवर्सल, ऑलमोस्ट यूनिवर्सल, मतलब AUG मीथियोनेन अमाइनो एसिड को कोड करती है। तो ये सिर्फ मेरे में नहीं, ऑलमोस्ट सभी लाइफ फॉर्म में ये मीथियोनेन को ही कोड करती है, ये यूनिवर्सल। हाँ, कुछ प्रोटोजोन्स में, कुछ बैक्टीरिया में और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में एक्सेप्शंस पाई जा सकती हैं। डीजेनरेसी ऑफ कोडोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा, कि कई अमाइनो एसिड ऐसी हैं जिनका एक नहीं, एक से ज्यादा कोडोन है। जैसे सीरीन, जैसे मैं यहां बताता हूं टेबल में, ये देखिए, ल्यूसीन नाम की अमाइनो एसिड है एक। तो यू कैन सी 6 कोड्स कोडोन फॉर दिस अमाइनो एसिड ल्यूसीन। मैंने सीरीन का जिक्र किया, 1 2 3 4, और सीरीन कहां मेंशन करी हुई है? यहां, ये देखिए,
5, 6. Done. This is what we called as codon degeneracy. More than one triplet codon code for same amino acid. This is what we called as codon degeneracy. अगला पॉइंट दिया हुआ है दैट कोडोन आर जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस, जिसका मतलब ये है दैट एक कोड हमेशा एक अमाइनो एसिड को ही कोड करेगी। ठीक है जी। डीजेनरेसी का मतलब क्या है? एक अमाइनो एसिड मल्टीपल कोडोन से कोड कराई जा सकती है। अनएम्बिगुअस का मतलब क्या है कि एक कोड एक टाइम पे एक ही अमाइनो एसिड बनाती है। इसका मतलब जैसे ऐसे हुआ, आप देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं तो आप सभी को पढ़ा रहा हूं, पर आप तो सिर्फ मेरे से ही पढ़ रहे हो ना, तो आप सभी मेरे से पढ़ रहे हो। ये डीजेनरेसी का कंसेप्ट, मैं आप सभी को एक एक को ही पढ़ा रहा हूं, आप सभी मेरे से एक एक करके पढ़ रहे हैं। दिस इज अनएम्बिगुअस, इट इज स्पेसिफिक। करेक्ट। 3 कोडोन जिनका नाम है AUG, GUG, UUG, दे आर स्टार्टिंग कोडोन्स। हमारे में तो यही है, सिर्फ यूकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में ये दोनों भी हो सकते हैं कि जब भी AUG होगा प्रोटीन सिंथेसिस तभी शुरू होगी यूनिवर्सल स्टार्ट कोडोन्स। और ये देखिए AUG हमेशा मिथ्योनिन के लिए कोड कर रहा है। करेक्ट। और उसी तरह से यूनिवर्सल स्टॉप कोडोन UAA, UGA, UAG, UAA, UAG, UGA, दे आर यूनिवर्सल स्टॉप कोडोन्स। मतलब जब भी ये कोड आ जाएगी, जब भी ये कोड आ जाएगा, इन तीनों में से कोई भी आ जाएगा, अमाइनो एसिड नहीं लगेगी, क्योंकि दीज आर स्टॉप कोडोन्स। इनका आने का मतलब अब प्रोटीन सिंथेसिस को क्या है, रोक दिया जाएगा। तो अब इसमें क्या है, हमारे पास 64 के 64 याद नहीं किए जा सकते। आप ये सिर्फ रख सकते हो याद कि कौन कौन सी अमाइनो एसिड हैं जिनके एक से ज्यादा है। तो जैसे आर्जिनिन, सीरीन एंड ल्यूसीन, ये 3 हैं जिनकी 6 कोडोन्स हैं। यूनिवर्सल स्टार्ट कोडोन कौन से हैं, आप ये याद कर सकते हो। यूनिवर्सल स्टॉप कोडोन कौन से हैं, आप ये याद कर सकते हो। सारे के सारे कोड तो याद करना मुश्किल है। कौन ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक ही है? तो भैया एक मिथियोनिन और एक ट्रिप्टोफैन, इनका सिर्फ एक ही कोड होता है। करेक्ट। दीज आर 64 कोडोन्स फॉर योर 20 अमाइनो एसिड। अब बच्चों आ गया तुम्हारा अगला स्टेप, ट्रांसलेशन, दैट डीएनए से टेम्पलेट स्ट्रैंड की डीकोडिंग करके क्या बनाया गया, आरएनए। अब मैं एमआरएनए डायरेक्टली लिख देता हूं मॉडिफिकेशन के बाद। अब एमआरएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन है न्यूक्लियोटाइड की, ध्यान देना, 3 का सेट, 1, 2, 3, 4 और 5 जेनेटिक कोड हैं। तो दिस कोड फॉर अमाइनो एसिड 1, दिस कोड्स फॉर अमाइनो एसिड 2, 1, 2, this third codon code for amino acid 3, this fourth codon is coding the amino acid 4, this fifth codon is coding amino acid 5th। ठीक है। तो mRNA के ऊपर जो कोड पड़ा हुआ है उसको कन्वर्ट करना into the sequence of amino acid, sequence of amino acids। ठीक है जी। करेक्ट। अब इसके लिए तेरे को तीनों आरएनए चाहिए बेटा। एमआरएनए तो वो है जिसके ऊपर सीक्वेंस पड़ा हुआ है, एमआरएनए। ठीक है। दूसरा है टीआरएनए। टीआरएनए का स्ट्रक्चर आगे आएगा। इस तरह से हम क्लवर लीफ स्ट्रक्चर भी मेंशन करते हैं, एल शेप मेंशन भी करते हैं। बेटा जी इसका काम होता है अमाइनो एसिड लेके आना। ठीक है। और राइबोसोमल आरएनए का काम होता है एक अमाइनो एसिड और दूसरी अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनाना। मैं इसको कुछ ऐसे मेंशन करता हूं, यह ध्यान देना। प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन बोल रहे हैं हम, प्रोटीन सिंथेसिस बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सॉरी। आपको प्रोटीन बनाने हैं, आपको 3 चीजें चाहिए। एक डीएनए, क्योंकि डीएनए ही तो है जो एक्चुअली कोड देगा। डीएनए के पास कोड है अमाइनो एसिड्स का, पर डीएनए खुद न्यूक्लियस से बाहर नहीं आता। तो डीएनए ने डीकोड करके क्या बनाया, एमआरएनए। तो एक है एम, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये सीक्वेंस है कि पहली अमाइनो एसिड कौन सी होगी, दूसरी कौन सी होगी, तीसरी कौन सी होगी। तो इट डिक्टेट
सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। और आरएनए खुद ये कुछ डिसाइड नहीं करता, इसको बॉस, द कंट्रोलर ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर कौन बैठा हुआ है? डीएनए। डन, ये पहली चीज। दूसरा, बेटा यहां क्या लिखा? अमाइनो एसिड का सीक्वेंस डिसाइड करता है। तो अमाइनो एसिड को लगाने के लिए अमाइनो एसिड तो चाहिए। अमाइनो एसिड कौन लेके आएगा? टीआरएनए। इट ब्रिंग राइट अमाइनो एसिड टू द साइट ऑफ ट्रांसलेशन। ये अमाइनो एसिड लेके आएगा, ठीक। ये बोलेगा कि पहली अमाइनो एसिड कौन सी होनी चाहिए, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये अमाइनो एसिड लेके आएगा। और तीसरा कौन है? आरआरएनए। दिस आरआरएनए इज स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के अंदर है। और इसको क्या आता है? अमाइनो एसिड को दूसरी अमाइनो एसिड के साथ जोड़ना, नेक्स्ट को नेक्स्ट के साथ जोड़ना। याद होगा, आपको पढ़ा है आपने सेल बायोलॉजी में, दैट राइबोसोम इज प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम में राइबोसोमल आरएनए अमाइनो एसिड को जोड़ता है, इसलिए हम बोलते हैं कि वो प्रोटीन बनाता है। ऐसे तो हम ये भी बोलते हैं डीएनए प्रोटीन बनवाता है। तो 3 सेगमेंट हैं। ये अमाइनो एसिड लेके आता है, ये अमाइनो एसिड जोड़ता है, और ये डिक्टेट करता है कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, मीन सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड क्या होगा, वो ये डिक्टेट करता है। ओके जी, यस। हाँ, तो ये हमने 3 चीजें दे दी। प्रोसेस ऑफ अमाइनो एसिड पॉलीमराइजेशन, एमआरएनए टू प्रोटीन। अमाइनो एसिड को पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जोड़ा जाता है, करेक्ट। तीनों आरएनए का अलग अलग आपने फंक्शन समझ लिया, मैंने आपको बता दिया। अब सबसे पहले यहाँ पर टीआरएनए की बात हो रही है। बच्चों, टीआरएनए का ना 2 तरह का स्ट्रक्चर बताया जाता है। अगर हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखें, तेरी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ध्यान देना, तेरी एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, दिस इज इन्वर्टेड एल शेप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। एक और होता है क्लवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, मैं उसका जिक्र करता हूं, करेक्ट। जो टीआरएनए है उसको पहले सॉल्युबल आरएनए बोला जाता था, बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट। इतना छोटा था, ये घुला हुआ था, इसको पहले सॉल्युबल आरएनए भी बोला जाता था। इसकी लेंथ है 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स, काफी छोटा है, ठीक है। इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर है, और इसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्लवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। उसी से इसका फंक्शन समझ आएगा। तो आजकल वो किताबों में नहीं है, ये उसका स्ट्रक्चर है जो इसके फंक्शन को समझाएगा। ध्यान देंगे जरा, सॉरी, यस। ये 5 एंड, ये 3 एंड, और 3 एंड पे अमाइनो एसिड लगती है, ठीक है। तो 5 एंड 3 एंड, ये 2 लोकेशंस। बेटा इस को अपन बोलते हैं अमाइनो एसाइलेशन साइट, ठीक है। ये सारा डबल स्टैंडर्ड एरिया है, बीच बीच में कहीं कहीं पर सिंगल स्टैंडर्ड एरियाज क्रिएट हुए हैं, इनको लूप्स मेंशन किया जाता है, ठीक है। दीज आर डबल स्टैंडर्ड आरएनए एरियाज, और जहां पर सिंगल स्टैंडर्ड रह गया उनको अपन लूप्स बोलते हैं। तो दिस इज डीएचयू लूप, वो मैं उसमें मेंशन करूंगा। यहां पर एक एंजाइम जुड़ता है जिसका नाम है, ध्यान देना, यहां पर एक एंजाइम जुड़ता है जिसका नाम है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस। अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस, जिसका काम क्या है, यहां पर अमाइनो एसिड बाइंड करवाना। एंजाइम यहां लगेगा, फिर वो देखेगा यहां पर एंटीकोडोन क्या है। लेट्स से यहां पर एंटीकोडोन है CCC, इसको एंटीकोडोन लूप बोलते हैं, एंटीकोडोन लूप, ठीक है। एंटीकोडोन वो होता है जो एमआरएनए के साथ बाइंड करेगा। ये एमआरएनए का लेट्स से 5 to 3 एंड, तो यहां पर क्या होगा, कोड, ठीक है। दिस इज कोड, दिस इज एंटीकोड, या दिस इज कोडोन, दिस इज एंटीकोडोन, ऊपर वाला एंटीकोडोन है।
तो बेटा CCC will tell this enzyme that GGG is the code और आप GG के हिसाब से यहां पर अमाइनो एसिड लगा दीजिए। मैं फिर से मेंशन करता हूं, यहां पर एक एंजाइम लगता है जिसका नाम है अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेस, जो एंटीकोडोन पढ़ेगा। एंटीकोडोन लेट्स से CCC। अब CCC माने ये कोडोन कौन सी होगी mRNA के ऊपर सामने कॉम्प्लीमेंटेरिटी बेसिस के ऊपर? GGG। GGG की अमाइनो एसिड कौन सी है? GGG। ये कोडोन कौन सी अमाइनो एसिड को कोड करता है? वो अमाइनो एसिड उठा के इसने यहां पर लगा देनी है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज चार्जिंग ऑफ tRNA। मैं फिर से रिपीट करता हूं, चार्जिंग ऑफ tRNA, जिसका मतलब क्या है? tRNA के ऊपर सही वाली अमाइनो एसिड लगाना। अब अमाइनो एसिड सही होने का मतलब एंटीकोडोन, और एंटीकोडोन का मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन। तो जैसे लेट्स से अगर मैं आपको बोलूं ये कोड है AUG, तो एंटीकोडोन क्या होगा? UAC। तो UAC को देखेगा एंजाइम, वो अपने आप पता लगा लेगा, अच्छा कोडोन ये हुई, उसका इस मतलब। तो इसके हिसाब से आप क्या मेंशन कर दीजिए? मीथियोनिन अमाइनो एसिड ऊपर लगा दीजिए। डन। ये देखिए इनिशिएटर tRNA, एंटीकोडोनल लूप, एक्सेप्टर आर्म, ठीक है, ये अलग अलग हिस्से आपने इसके बताए। फाइन जी। देयर आर नो tRNA फॉर स्टॉप कोडोन्स। UAA, UGA एंड UAG के लिए कोई भी नहीं होता है। जब भी शुरुआत होनी होती है, एक यूनिक तरह का tRNA आता है जो AUG के ऊपर लगता है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज इनिशिएटर RNA। बाकी सारे tRNA को बोला जाता है इलोंगेशन tRNA। डन। ये एंटीकोडोन लूप हैज कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन प्रेजेंट ऑन mRNA। तो एंटीकोडोन GGG TCC, करेक्ट। चलो, ये आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो अपनी एनसीईआरटी में। तो इसका मतलब ये देखिए, सीरीन, सीरीन इज अमाइनो एसिड, दिस इज योर tRNA। सीरीन का कोड है AGU, तो एंटीकोडोन क्या है? UCA। तो यहां पर वो एंजाइम लगेगा जिसका नाम मैंने क्या बताया? अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेस, जो एंटीकोडोन के हिसाब से कोडोन आइडेंटिफाई करेगा और कोडोन के हिसाब से यहां पर अमाइनो एसिड लगा देगा। टायरोसिन का है UAC कोड, उसका एंटीकोडोन है AUG। दिस इज योर अडेप्टर मॉलिक्यूल। और अडेप्ट करने का मतलब क्या है? टू लिंक, इट लिंक द कोडोन प्रेजेंट ऑन mRNA एंड द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। फाइन। अभी मैंने आपको बताया पहला स्टेप क्या होता है? अमाइनो एसाइलेशन और चार्जिंग ऑफ tRNA। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ आपके tRNA के ऊपर सही वाली अमाइनो एसिड लगना। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। राइबोसोम्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, तो राइबोसोम नहीं, राइबोसोम के अंदर पाए जाने वाला राइबोसोमल RNA। ठीक है, कैसे बिगिन होता है ध्यान दें। तो लेट्स से ये तेरा mRNA, ठीक है, ये mRNA के ऊपर लेट्स से तेरी AUG स्टार्ट कोडोन है, ठीक है, यूनिवर्सल स्टार्ट कोडोन। राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं, तो छोटा सब यूनिट टहल रहा होगा, जैसे ही उसको AUG मिलता है वो उसके आसपास आके लग जाता है। वंस AUG मिल गया, छोटा राइबोसोमल यूनिट लग गया, अब जाके तेरा इनिशिएटर tRNA आएगा। अब जाके आपका इनिशिएटर tRNA आएगा मेरा पुत्र। इनिशिएटर tRNA के ऊपर क्या लगी होगी? मीथियोनिन अमाइनो एसिड। एंटीकोडोन क्या होगा? UAC। फिर तेरा बड़ा राइबोसोम यूनिट लग जाएगा आके। एक बार पहली अमाइनो एसिड आके लग गई, अब आगे भी कोई कोड होगा, फिर आगे भी कोई कोड होगा, आहिस्ता 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 तेरा राइबोसोम आगे चलता जाएगा, नया tRNA आता जाएगा और अमाइनो एसिड्स जुड़ती जाएंगी। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या लिख रखा था, देखिए ट्रांसलेशन कब स्टार्ट होती है? जब mRNA के साथ छोटा सब यूनिट जुड़ जाता है। ट्रांसलेशन भी 5 to 3 डायरेक्शन में ही रीड होती है। तो DNA से RNA 5 to 3, DNA से DNA 5 to 3, एंड जब
आपको प्रोटीन बनाने हैं तब भी आपकी डायरेक्शन कौन सी होगी, ये देखिए, इट इज 5 to 3। ओके, यस। अब देखिए क्या मेंशन किया हुआ है, जब दो टीआरएनए अपनी अपनी अमाइनो एसिड्स लेके आ जाएंगे, लेट्स से यहां पर मिथ्योनिन थी और यहां पर थी तेरा एमआरएनए, अब अगला टीआरएनए आएगा, यहां पर लेट्स से एयूजी था, तो मान लीजिए अब यहां पर कोई और कोडोन है सी, तो नया टीआरएनए आएगा मेरे बच्चे, वो अपनी एंटीकोडोन से यहां लग जाएगा और डिपेंडिंग अपॉन सी किसका कोड है, यहाँ पर जी होगा और नया अमाइनो एसिड आ जाएगा। ये दोनों अमाइनो एसिड इतने नजदीक होंगे, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये वाली अमाइनो एसिड उठ के इसके सिर पे आके यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी। करेक्ट। तो जैसे जैसे आगे आगे राइबोसोम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अमाइनो एसिड की जो चेन है वो कंटिन्यू होती जाएगी। तो देखिए पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन अक्कर बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स which are present very close to each other on tRNA. Done. Two sites in large subunit of ribosome accommodate two tRNA with amino acid close to each other to form a peptide bond. तो इसका मतलब ये है ऐसे, ये बड़ा सब यूनिट आरएनए का, राइबोसोम का ये छोटा। एक राइबोसोम वैसे तो तीन टीआरएनए एकोमोडेट कर सकता है, बट यहाँ पर इन्होंने दो का मेंशन किया है। तो जैसे मान लीजिए ये वाली अमाइनो एसिड इसके ऊपर आ गई, ये टीआरएनए अमाइनो एसिड देके चला जाएगा, इस टीआरएनए के ऊपर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होगा और नए जो जेनेटिक कोड है उसके हिसाब से एक नई टीआरएनए लेके आ जाएगा नया अमाइनो एसिड। डन। राइबोसोम एक्ट एज कैटलिस्ट। क्यों, ये देखिए राइबोजाइम मैंने बताया था ना 23S राइबोसोमल आरएनए, बैक्टीरिया में 23 राइबोसोमल आरएनए, 23 इसका सब यूनिट है। ओके, इट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस पेप्टाइड बॉन्ड। तो हमने पढ़ा था राइबोसोमल आरएनए विल लिंक टू अमाइनो एसिड्स। करेक्ट। स्टार्ट कोडोन एंड स्टॉप कोडोन फ्लैंक द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड इन एमआरएनए। इसका मतलब ये हुआ कोडिंग की शुरुआत होती है स्टार्ट कोडोन से, अंत में क्या होगा तेरा स्टॉप कोडोन। ठीक। अब इन्होंने स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, जरा देखें पहला पॉइंट क्या लिखा है, एमआरएनए बाइंड टू स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, पढ़ा हमने। इनिशिएटर कोडोन जो कौन सी है एयूजी, दैट बाइंड विद फर्स्ट एंटीकोडोन दैट इज टीआरएनए। ठीक है। नया कोडोन एमआरएनए के ऊपर डिटरमाइन करेगा नेक्स्ट टीआरएनए बाइंड्स विद एंड नेक्स्ट अमाइनो एसिड इज एडेड इनटू द पॉलीपेप्टाइड। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स। tRNA detach from ribosome and return to cytoplasm to pick another amino acid। तो आप इस तरह से समझे ना, लेट्स से अब ये कहीं सेंटर जैसे में पहुंच चुका है, ये वो कोडोन जो कोड हो चुके हैं ऐसे, लेट्स से, तो मान लीजिए अब ट्रांसलेशन यहां पहुंची हुई है, तो दिस इज योर स्मॉल सब यूनिट ऑफ आरएनए, दिस इज योर लार्ज सब यूनिट ऑफ आरएनए। अब देखना, लेट्स से यहां पर ट्रांसलेशन पहुंची हुई है, तो यहां पर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है इस टीआरएनए के ऊपर। ये वाला टीआरएनए कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा टीआरएनए होगा मेरे बच्चे, यहां पर वो वाला टीआरएनए होगा जो अमाइनो एसिड देके जा चुका है। तो हम ऐसे बना लेंगे, इसके ऊपर कोई अमाइनो एसिड अब नहीं है, नो अमाइनो एसिड, यहां पर ओनली 3 एंड है, अमाइनो एसिड नहीं है, क्योंकि इसके वाली अमाइनो एसिड तो यहां लगा चुकी है हमने। और इस कोड के लिए, जैसे मान लीजिए ये कोड है, इस वाले कोड के लिए, ये मैंने इस वाले कोड के लिए मेंशन किया, तो इसके लिए नई टीआरएनए मॉलिक्यूल आ रहा है, नए वाले के ऊपर क्या होगा उसकी अमाइनो एसिड। तो बेटा सिंपल सी बात, ये टीआरएनए निकलता जा रहा है, लगातार नया टीआरएनए आता जा रहा है, और ये जो सेंटर में टीआरएनए होगा इसके ऊपर क्या होगी अमाइनो एसिड की चेन। ठीक है। एनसीईआरटी में ओनली 2 साइट्स हैं, अदरवाइज 3 साइट्स होती हैं। जहां से टीआरएनए निकल रहा है इसको बोलते हैं ई साइट, एग्जिट, निकलते जाओ। ये वाला इसको बोलते हैं ए साइट, नया टीआरएनए आता जाए। और ये वाली साइट जिसके ऊपर पॉलीपेप्टाइड चेन लगी हुई है, अमाइनो एसिड की सीक्वेंस की चेन लगी हुई है, इसको बोलते हैं बेटा जी पी साइट। तो लार्ज सब यूनिट में एट अ टाइम 3 साइट्स आपको दिख सकती हैं। पुराना जो टीआरएनए था जो अमाइनो एसिड दे चुका है अभी अभी रिसेंटली वो निकल रहा है, नया टीआरएनए नई अमाइनो एसिड अकॉर्डिंग टू कोडोन लेके आ रहा है, और ये सेंटर वाला टीआरएनए जिसके ऊपर अमाइनो एसिड की चेन है, दिस वाज द फर्स्ट अमाइनो एसिड
जो बिल्कुल पहले वाली रही होगी, एंड दिस इज द लेटेस्ट अमाइनो एसिड। जब ये टीआरएनए आएगा, ये वाले अमाइनो एसिड के यहां पर लगती जाएगी, तो एज ए रिजल्ट फिर लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी। ओके जी। तो ये देखिए, जो टीआरएनए ई साइट वाला डिटैच एंड रिटर्न टू साइटोप्लाज्म टू पिक अ न्यू अमाइनो एसिड, सेम प्रोसेस कंटिन्यू टिल द स्टॉप कोडोन। इनमें से कोई भी 3 आएगी तब नया अमाइनो एसिड नहीं लगेगा, रिलीज फैक्टर आके लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखें, इसका मतलब ये हुआ चलता जाएगा काम, बट लेट्स से आप यहां पहुंच चुके हैं, आप यहां पहुंच चुके हैं, लेट्स से ये, ठीक है, और यहां पर है UAA, तो ये तो एक स्टॉप कोडोन है। इसका मतलब दिस इज द लास्ट टीआरएनए विच इज ब्रिंगिंग अमाइनो एसिड। जब UAA या फिर UGA या UAG आएगा, कोई नया टीआरएनए यहां नहीं आएगा, यहां आके लग जाएगा, यहां आके लग जाएगा रिलीज फैक्टर। ठीक है बच्चा, इनके लिए कोई टीआरएनए नहीं है, यहां पर लग जाएगा तेरा रिलीज फैक्टर, जिसका मतलब क्या होगा, अब पॉलीपेप्टाइड चेन टूट के अलग हो जाएगी, ये दोनों राइबोसोम यूनिट अलग हो जाएंगे और ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी यहां पर, स्टॉप। ठीक है, यस। तो देखिए, वन स्टॉप कोडोन इज अप्रोच्ड बाय टीआरएनए, रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू स्टॉप कोडोन, राइबोसोम रिलीज्ड along with mRNA and synthesis of polypeptide stop। ये तेरी एनसीईआरटी की फिगर जिसमें उन्होंने मेंशन करा हुआ, तो देखो ना, ये कौन सा वाला होगा मेरा पुत्र, दिस इज ई। ये वो टीआरएनए है जिसके ऊपर कोई अमाइनो एसिड नहीं है, ये अपनी अमाइनो एसिड देके जा चुका है, करेक्ट। ये बेटा जी कौन सी आ गई, पी साइट, जिसमें टीआरएनए के ऊपर अमाइनो एसिड की चेन लगी हुई है। दिस इज द लेटेस्ट अमाइनो एसिड जो जस्ट अभी अभी लगी है, एंड दिस इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड। ठीक, और ये ए साइट, सॉरी दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द लेटेस्ट। और ये तेरा टीआरएनए जो नई अमाइनो एसिड लेके, अब ये अमाइनो एसिड यहां लग जाएगी, पॉलीपेप्टाइड की चेन एक लेंथ से बढ़ जाएगी। ये देखो नया टीआरएनए आ रहा है, और यहां पर जैसे कोई भी स्टॉप कोडोन आ गई, जैसे UAA, तो जब UAA आ जाएगा यहां कोई टीआरएनए नहीं लगेगा, जितनी अमाइनो एसिड की चेन बन चुकी है वो बन चुकी है, अब ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी, टर्मिनेट। ओके मेरा पुत्र, UTRs का जिक्र किया जाता है अनट्रांसलेटेड रीजन्स, तो ये स्टार्ट कोडोन से पहले स्टॉप कोडोन के बाद होते हैं और इनका एफिशिएंट ट्रांसलेशन में रोल होता है। दे आर प्रेजेंट बिफोर द स्टार्ट कोडोन, ठीक है, 5 एंड पे, एंड एट द एंड ऑफ स्टॉप कोडोन टुवर्ड 3 एंड, और ये होना ट्रांसलेशन को और ज्यादा एफिशिएंट बनाता है, करेक्ट। चलो अब हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। लैक ऑपेरॉन नाम का टॉपिक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, करेक्ट। तो क्या मतलब हुआ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, आपके पास एक जीन है, वो आरएनए बनाए या ना बनाए, जल्दी जल्दी बनाए, स्लोली स्लोली बनाए, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज रेगुलेशन। अब हमारे केस में अगर बात करी जाए, हम कहाँ कौन कौन से स्टेप पे इसको रेगुलेट कर सकते हैं, तो हम जब ट्रांसक्राइब होने लगे हैं डीएनए टू आरएनए, मान लीजिए अगर हम आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पे बहुत अच्छे से बाइंड कर दें तो ट्रांसक्रिप्शन का रेट बढ़ेगा। अगर आरएनए पॉलीमरेज ढंग से प्रोमोटर पे ना लग पाए, रेट स्लो हो जाएगा, तो हम इस स्टेप पे कर सकते हैं। फिर आ गया पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन लेवल पे, अगर आप इंट्रोन रिमूव ही नहीं करोगे तो आगे काम नहीं चलेगा, कैपिंग ढंग से नहीं करोगे, टेलिंग ढंग से नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा, तो एक स्टेप पे हो जाता है। देन जब आप एमआरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में एफिशिएंटली निकालोगे तभी तो प्रोटीन सिंथेसिस होगी, तो इसका मतलब तीसरा स्टेप क्या है, ड्यूरिंग द मूवमेंट और द ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, ये तीसरा स्टेप। फिर चौथा स्टेप है ट्रांसलेशन के बेसिस के ऊपर, ठीक, इवन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भी होती हैं, साथ ही साथ फिजियोलॉजिकल या मेटाबॉलिक
कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, करेक्ट। बट अगर मैं प्रोकैरियोट की बात करूं बेटा, प्रोकैरियोट में इतने सारे, ना तो स्प्लाइसिंग होती है, ना तो कोई न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में चीज जाती है। तो बैक्टीरिया में यही एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, यही एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर हम डीएनए से आरएनए या फिर ट्रांसक्रिप्शन की रेगुलेशन को, जीन एक्सप्रेशन की रेगुलेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। ओके जी, ये देखिए, इट इज द मेन साइट, करेक्ट। तो इस चीज को समझाने के लिए कंसेप्ट दिया गया हुआ है ऑपेरॉन का। हम ऑपेरॉन का पहले एक स्ट्रक्चर बात करते हैं। व्हाट इज ऑपेरॉन? ऑपेरॉन पहले स्ट्रक्चर क्या है? तो ऑपेरॉन इज एक्सप्लेनिंग यू रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन बैक्टीरिया। ऑपेरॉन इज मेड अप ऑफ, ये बैक्टीरिया के जीनोम का ही एक लोकेशन है विच इज मेड अप ऑफ प्रमोटर। आपको पता है प्रमोटर वो जगह है जहां पर क्या लगती है? आरएनए पॉलीमरेज। प्रमोटर के साथ एक और एरिया बताया जाता है ऑपरेटर। एक रेगुलेटरी जीन मेंशन करी गई हुई है आई जीन, जो लगातार आरएनए बना रही है। आरएनए से बन रहा है प्रोटीन। ये प्रोटीन दो तरह का हो सकता है, या तो हो सकता है एक्टिवेटर या तो हो सकता है रिप्रेसर। मैं आपको एक ऑपेरॉन का स्ट्रक्चर बता रहा हूं। फिर जैसे हमने पढ़ा था बैक्टीरिया का जीनोम क्या होता है? पॉलीसिस्टोनिक। तो 1 जीन, 2 जीन, 3 जीन। यस, तो ऑपेरॉन इज transcription unit in bacterial genome which comprises of this regulatory gene, promoter and operator, plus those gene which has to transcribe to form RNA and RNA to proteins। जैसे मैंने 3 स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाई है, तो मैंने यहां पर 3 एंजाइम्स या 3 प्रोटीन बना दिए। दिस इज योर ऑपेरॉन। ठीक है जी, ये ऑपेरॉन का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर। मैं बैक्टीरिया में उसी ऑपेरॉन की बात कर रहा हूं, लैक ऑपेरॉन की बात कर रहा हूं, उसी का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें यहां पर बता दिया। ठीक है, अब हम जो बात करने वाले हैं वो लैक ऑपेरॉन की बात करने वाले हैं। तो वहां पर ये प्रोटीन कौन सा बताया गया हुआ है? रिप्रेसर प्रोटीन। लैक ऑपेरॉन इज इन योर सिलेबस। तो लैक शब्द का मतलब है बच्चों यहां पर लैक्टोज, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। तो बैक्टीरिया में, मैं फिर से रिपीट करता हूं, तो बैक्टीरिया में लैक्टोज मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है। ये कुछ तरह तरह की जीन्स हैं जो बैक्टीरिया में लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म हो या ना हो, तेज हो स्लो हो, ये मिलके रेगुलेट कर रही हैं। तो दिस complex of all different genes involved in the regulation of lactose metabolism comprises your lac operon। अब आप इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर देखें। जेकब एंड मोनोड जो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसके बारे में बात करी थी, ऑपेरॉन कंसिस्ट ऑफ मैनी स्ट्रक्चरल जीन्स। तो बेटा मैंने 3 स्ट्रक्चरल जीन्स बनाई ना, वहां पर 3 बनाई हुई हैं, ठीक है। रेगुलेटेड बाय अ कॉमन प्रमोटर, प्रमोटर इनका एक ही है, एंड रेगुलेटरी जीन। तो रेगुलेटरी जीन में एक क्या बनाई? आई जीन, और एक क्या बनाई? ऑपरेटर। ये देखिए रेगुलेटरी जीन आई, एंड दूसरा ऑपरेटर जिसका जिक्र यहां पर नहीं है, ये भी एक रेगुलेटरी जीन ही है। और ये 3 जीन्स हैं जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं लैक्टोज मेटाबॉलिज्म की, करेक्ट। 3 जीन्स, ये देखिए नाम दिए हुए हैं उनके। स्ट्रक्चरल 1 जीन लैक जेड जीन विच कोड्स फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेस। बेटा मैंने ऐसे 3 जीन्स बनाई थी ना, S1, S2, S3। ये S1 जीन है। इस जीन से ये एंजाइम बनेगा, और इस एंजाइम का काम क्या है? लैक्टोज को तोड़ के ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाओ, पहला स्टेप। तेरे को लैक्टोज मेटाबोलाइज करना है तो बेटा लैक्टोज को तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए, वो ये। दूसरी है वाई जीन, दिस इज जेड, दिस इज वाई। इसका काम है परमिएज एंजाइम बनाना, और परमिएज एंजाइम का मतलब है बैक्टीरिया के सेल में लैक्टोज एंटर तो करे, परमिएबिलिटी तो बनाओ आप लैक्टोज की। जब तक लैक्टोज अंदर नहीं आएगा तो लैक्टोज को तुम डाइजेस्ट कैसे करोगे?
इसका मतलब अगर इस एंजाइम को काम करना है तो पहले ये होना चाहिए। अगर लैक्टोज अंदर आएगा तभी तो क्या होगा, लैक्टोज मेटाबोलाइज, डन। और तीसरा है ये स्ट्रक्चर 3 ए जीन, इससे एंजाइम बनता है ट्रांस एसिटाइलेज। अननोन नहीं, मैं बोल सकता हूं डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन ड्यूरिंग दिस मेटाबॉलिक प्रोसेस, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एसिटाइलेज कंपाउंड फॉर्म। ठीक है, तो ये 3 जीन्स हैं। अब आप खुद सोचिए, याद है आपको, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पॉलीसिस्ट्रॉनिक केस बताया, तो मैंने क्या मेंशन किया था, देखिए बैक्टीरिया में लैक्टोज को मेटाबोलाइज करना एक स्टेप है, उसके लिए उसको ये 3 जीन्स चाहिए, तीनों एंजाइम्स चाहिए। तो अच्छी बात है ना, बैक्टीरिया ने ये तीनों जीन्स साथ की साथ रखी हैं, और तीनों की एक्टिवेशन होगी तो एक साथ होगी, अगर नहीं होगी तो तीनों की तीनों स्टॉप हो जाएंगी। तो एक ही बार में 3 जीन्स, 3 सिस्ट्रॉन साथ के साथ ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट होंगे, इसलिए हमने टर्म क्या यूज किया था, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ठीक, अब जब लैक्टोज ही नहीं है, when lactose is absent, लैक्टोज को यहां पर इंड्यूसर बोला गया हुआ है, दिस इज केस 1। केस 1 जब आपके पास आसपास लैक्टोज है ही नहीं, तो बेटा ग्लूकोज तेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ग्लूकोज अवेलेबल है, या फिर मैं ये भी बोल रहा हूं लैक्टोज है नहीं। तो बेटा जब लैक्टोज है नहीं और ग्लूकोज ऑलरेडी तेरे पास अवेलेबल है, तो तू लैक ऑपेरोन को क्यों स्टार्ट करेगा, इन जीन्स को क्यों ही एक्टिवेट करेगा, करेक्ट। तो उस टाइम पे क्या होगा, जब लैक्टोज अवेलेबल नहीं है, इस आई जीन से ये रिप्रेसर वाला आरएनए बना, इस आरएनए से ये रिप्रेसर प्रोटीन बना। रिप्रेस करने का मतलब क्या होता है, किसी को रोकना। ये रिप्रेसर प्रोटीन प्रमोटर के बाद मैंने आगे ऑपरेटर बताया, इस ऑपरेटर पे जाके लग जाता है। अब मान लीजिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आए, वो प्रमोटर पे लगने के बाद ऑपरेटर को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, वो आगे मूव ही नहीं कर पाएगा। बात समझ रहे हो, जब तेरा रिप्रेसर ऑपरेटर को ब्लॉक कर चुका है, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर ऑपरेटर के ऊपर ढंग से बाइंड नहीं कर पाएगा, इन तीनों जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी। देखिए, रिप्रेसर बाइंड टू ऑपरेटर एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ऑपेरॉन। तो जब लैक्टोज नहीं है, लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म वाली जीन्स ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट नहीं हो रही हैं, और ये कौन रेगुलेट कर रहा है, ये रेगुलेटरी जीन, जिससे प्रोटीन क्या बना, रिप्रेसर। तो रिप्रेसर रेगुलेटरी प्रोटीन है, आई जीन से बना, और ये रिप्रेसर किसके ऊपर लगा, ऑपरेटर के ऊपर। अब जब मीडियम में लैक्टोज है, लैक्टोज को इंड्यूसर बोलते हैं, या उसका एक आइसोमर है एलोलैक्टोज। जब ये मीडियम में है बच्चों, जब ये मीडियम में है, तो इसका मतलब क्या है, लैक्टोज है, तो अब तो लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने वाले ऑपरेंट को क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट। तो तेरा जो इंड्यूसर है, चाहे वो लैक्टोज है, चाहे वो तेरा लैक्टोज है या क्या है, एलोलैक्टोज, इट विल बाइंड टू रिप्रेसर, ये देखिए, और उसने इस रिप्रेसर को क्या कर दिया, इनएक्टिव। अब ये रिप्रेसर जाके ऑपरेटर पे नहीं लग पा रहा, लैक्टोज खुद आके अपनी मेटाबॉलिज्म वाली ऑपरेन को स्टार्ट करता है। तो लैक्टोज आया या उसका आइसोमर एलोलैक्टोज आया, जो एक इंड्यूसर है, उसने ऑपरेटर रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंडिंग शो करी। अब रिप्रेसर प्रोटीन आगे ऑपरेटर पे नहीं लग पा रहा, आरएनए पॉलीमरेज मस्त इसके साथ बाइंड करेगा, आगे मूव करेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसक्रिप्शन के बाद इन तीनों प्रोटीन्स की ट्रांसलेशन होगी, और लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लैक ऑपेरॉन इज एग्जांपल ऑफ नेगेटिव रेगुलेशन, क्योंकि रेगुलेशन किसने करी, रिप्रेसर, बट इट इज अ टाइप ऑफ इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। ठीक, चलो, तो बच्चों आज के लिए हमारा सेशन यहीं तक। मुझे पता है
आपके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में 2 टॉपिक और हैं. वन इज योर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड अनदर वन इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. बच्चों ये मैं आपको करवाऊंगा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस कंप्लीट करने के साथ उसी सेशन में. रीजन बीइंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एज वेल एज तुम्हारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसमें ढेर सारी टर्म्स, ढेर सारी चीजें ऐसी हैं जो बायोटेक्नोलॉजी कवर किए बगैर हो ही नहीं सकती. तो मुझे पहले बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर करवाना पड़ेगा, ठीक है. उससे आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, तभी जाके हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे. ठीक है, तो चलते हैं, अगली दफा मिलेंगे. और अगेन मैं कह रहा हूं, हमें भी आपकी एनकरेजमेंट की जरूरत होती है. तो अगर आपको लग रहा है कि मेरी मेहनत आपके काम की है, आपके लिए लेक्चर्स वैल्यूएबल हो रहे हैं, आप प्लीज वेदांतु पंजाब को सब्सक्राइब करें, लेक्चर्स को ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, और आप जानें कि हम कैसे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग टॉपिक्स करवा पाते हैं. ठीक है, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. मिलते हैं अगले सेशन में. टेक केयर. सत श्री अकाल.